Hi, very good afternoon to everyone. I hope you all are doing fine. In this session, I'm bringing you once again another lecture on BSA. So, we discussed till I think conspiracy. I think we are supposed to do conspiracy. So, we discussed till section 7. And now we are discussing from section 8 today till admission. So, admissions we are going to cover in the next class. जितने भी ये सेशंस हमारे चल रहे हैं बीएसए के ऊपर दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट सेशंस आई मीन जितने भी ये प्रोविजंस हम कर रहे हैं रेलेवेंसी को लेके बहुत इंपॉर्टेंट हैं सो आप इन सेशंस को जो है वो ध्यान से देखें वेर एवर इट इज पॉसिबल यू डू टेक नोट्स एंड वन मोर थिंग विच आई ऑलवेज मेंशन दैट बिफोर आई स्टार्ट ऑफ विद द सेशन you know some students they are texting me कि मैं बात करूं क्लास के अंदर भी that what is going to be the situation with respect to the 3-year practice rule क्या ये रिटेन होगा या नहीं है आई थिंक the hearings जो हम सुन रहे हैं उससे यही पता चल रहा है कि ये रूल जो है वो रिटेन होगा बट यस थोड़ी बहुत चेंजेस कुछ हो सकती हैं शायद पोस्ट ट्रेनिंग के बारे में भी आफ्टर सिलेक्शन जो है वो आपकी ट्रेनिंग के लिए भी बात हो सकती है सो लेट्स सी लेट्स जस्ट वेट कि how the things unfold but 3-year रूल अगर रहता है या नहीं भी रहता विद चेंजेस वैसे तो ये रहेगा विद फ्यू चेंजेस मॉडिफिकेशंस आई थिंक अब ये टाइम नहीं है इस चीज के बारे में सोचने का आप अपनी तैयारी बिल्कुल रखिए बिकॉज जैसे ही ये जजमेंट के ऊपर क्लैरिटी आई मीन लास्ट जजमेंट अगर वो कंफर्म होती है या ये रिव्यू पिटिशन के ऊपर हमें पूरी क्लैरिटी मिल जाती है तो वैसे ही पंजाब एंड हरियाणा के अंदर या बाकी स्टेट्स की नोटिफिकेशंस आउट होने के पूरे चांसेस हैं सो आप उस चीज़ की वेट मत करें कि जब नोटिफिकेशन आएगी उसके बाद आप अपनी तैयारी करेंगे तो अब मेरे हिसाब से तो आपकी तैयारी मींस की तो हो जानी चाहिए पहले ही जब नोटिफिकेशन आए आप सिर्फ प्री के लिए अपना थोड़ा बहुत बेयर एक्ट्स की तैयारी करें तो जो मेजर आंसर राइटिंग होती है रिविजन होती है सब्जेक्ट्स की वो आपकी पहले हो जानी चाहिए तो आई थिंक दिस इज द टाइम टू यूटिलाइज एंड यू शुड नॉट बी थिंकिंग कि ये 3-year रूल जो है वो इंटैक्ट ही रहेगा या इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस आएंगी बी वॉट एवर इट इज आपकी तैयारी पूरी रहनी चाहिए बिकॉज अपॉर्चुनिटी जब आप आएगी एक बार तो दिस इज नॉट समथिंग दैट यू आर गोइंग दैट यू शुड बी मिसिंग आउट क्योंकि ये बहुत मुश्किल नोटिफिकेशंस आएंगी तो आप अपनी तैयारी पूरी रखें यस मैं बार बार अपनी क्लासेस के अंदर जरूर ये बात बोलती हूँ दैट यस आई एम कंडक्टिंग अ टेस्ट सीरीज बैच एज वेल and I have around 50 to 55 students who have already enrolled with me and they are doing the test series thing with me from the last I think 1.5 year तो in case you are also interested तो जैसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको ईमेल आईडी मिल जाएगा वहां पे आप अपनी क्वेरी छोड़ सकते हैं देन यू कैन बी इन टच विद मी बट यस इसको जरूर कीजिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है वंस द नोटिफिकेशन इज आउट और अगर आप तब डिसाइड कर रहे हैं कि हमें टेस्ट सीरीज करना है तो देन उस चीज का कोई फायदा नहीं है तो अगर आपको एग्जैक्टली टेस्ट सीरीज लेनी है और उसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी भी निकलनी चाहिए तो आई थिंक दिस इज द टाइम यू शुड नॉट बी वेटिंग वेस्ट मत करो इस टाइम को अननेसेसरली सो आई वुड सजेस्ट दैट and with this note, let's just begin section 8. So we were doing till section 7 relevancy हमने different situations के अंदर की है आज एक बहुत ही important जो है वो हमारा topic है that is conspiracy के ऊपर so let's just start section 8 so it simply says that things said or done by the conspirator in reference to a common design where there is a reasonable ground to believe that two or more persons they have conspired together रीजनेबल ग्राउंड टू और मोर पर्सन कॉन्स्पिरेसी अकेले नहीं हो सकती उसके लिए हमें एक से ज्यादा पर्सन चाहिए ही है तो दे हैव कंस्पायर्ड टुगेदर टू कमिट एन ऑफेंस और एन एक्शनेबल रॉन्ग तो अगेन ये सेक्शन जो है दिस इज एप्लीकेबल टू ऑफेंसेस एज वेल एज टू द टॉर्ट्स एज वेल जो सिविल रॉन्ग्स होते हैं आपके एनीथिंग सेड डन और रिटन बाय एनी वन ऑफ सच पर्सन इन रेफरेंस टू देयर कॉमन इंटेंशन तो जो भी उन लोगों ने कहा बट साथ में आपको ध्यान देना है किस परस्पेक्टिव से कहा बिकॉज इन रेफरेंस टू देयर कॉमन इंटेंशन और वो कॉमन इंटेंशन उनकी क्या है दैट इज आफ्टर द टाइम व्हेन सच इंटेंशन वाज फर्स्ट एंटरटेन बाय एनी वन ऑफ देम मतलब जब उनकी कॉन्स्पिरेसी स्टार्ट हो चुकी है उसके बाद कुछ भी कहा सुना किसी ने भी लिखा वॉट एवर is a relevant fact as against each of the person believed to be so conspiring
as well as for the purpose of proving the existence of the conspiracy, as for the purpose of showing that any such person was a party to it. तो अगर दो तीन लोग हैं, उनकी जो बेसिक कॉमन इंटेंशन जो है वो एक ऑफेंस करने की है या एक सिविल रॉन्ग टॉट्स करने की है, और उनमें से किसी ने भी अगर कुछ भी कहा, सुना, लिखा, whatever ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द कॉन्स्पिरेसी, और उनकी जो यू नो एक्ट हो सकता है, उनके जो एक्शंस हो सकते हैं, उनके जो कॉन्डक्ट हैं, दैट इज टोटली हाईलाइटिंग देयर कॉमन इंटेंशन। तो ड्यूरिंग द कॉन्स्पिरेसी अगर एक पर्सन ने कुछ कहा है, दैट कैन बी यूज्ड अगेंस्ट अदर, यूज्ड अगेंस्ट अदर, तो वो एक रेलेवेंट हमारे लिए पीस ऑफ एविडेंस हो जाता है अगेंस्ट द अदर कॉन्स्पिरेटर। बट इसमें से हम थोड़ी बहुत चीजें याद रखेंगे। हम सेक्शन 8 के अंदर क्या दो चीजें प्रूव करते हैं, या ये जो हमारी स्टेटमेंट्स होती हैं, डिक्लेरेशंस होती हैं राइटिंग में, ओरल में, हम उसको कैसे यूज करते हैं? वी यूज इट अगेंस्ट द अदर को एक्यूज्ड, वी यूज इट अगेंस्ट द अदर को कॉन्स्पिरेटर्स, राइट। और दो चीजें प्रूव करने के लिए, दैट इज एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्स्पिरेसी, ये चीज हम प्रूव करते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज कि एक पर्टिकुलर पर्सन जो है, ही इज अ पार्ट ऑफ इट, ही और शी इज अ पार्ट ऑफ अ कॉन्स्पिरेसी। तो जो सेक्शन 8 के अंदर हमारे पास एविडेंस आता है वो ये दो चीजें प्रूव करने के लिए होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्स्पिरेसी, एंड देन वी हैव ही और शी इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी। ये दो चीजें सिंपल। ओके। जब भी हमें कोई सेक्शन 8 के ऊपर सवाल आता है, तो एक बेसिक से आंसर के अंदर, जब भी आपको मेंस के अंदर सवाल आया, तो आप क्या आंसर या किस तरीके का कंटेंट इसमें डालते हैं? तो सेक्शन 8 के अंदर बेसिक मेरा ये कंटेंट रहता है कि दैट मेरे पास ऐसे केस लॉज होने चाहिए जहां पे द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज observed that, has noted down that what are the essential ingredients of section 8। तो वो केसेस लिखना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो हम केसेस डिस्कस करेंगे, कॉन्स्पिरेसी का मतलब क्या होता है, कब हम सेक्शन 8 के अंदर, या हम कौन सी स्टेटमेंट्स जो हैं उनको रेलिवेंट करते हैं सेक्शन 8 के अंदर, और कौन सी स्टेटमेंट्स को हम बाहर रखते हैं। तो ये हमारा स्कोप रहता है आंसर राइटिंग का भी अंडर सेक्शन 8। बट यस, इसमें जजमेंट्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। आपके पास बहुत अच्छी अच्छी जजमेंट्स होनी चाहिए, 2-3 लैंडमार्क जजमेंट्स होनी चाहिए, जो आप अपने आंसर के अंदर लिख सके, जो एक बेसिकली असेंशियल्स ऑफ सेक्शन 8 के साथ डील करते हैं। तो ऐसी ही जजमेंट्स हम लिख लेते हैं पहले अपनी, जो जरूरी हैं, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास रहेगी कहर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ वर्सेस स्टेट। एक चीज आई वुड लाइक टू मेंशन है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, देर इज दिस इज ऑल्सो वेरी वन गुड वे ऑफ लर्निंग द केस लॉज। जब आप अपने नोट्स बना लेते हैं, या जब आप चीज़ों को रिवाइज करते हैं, या आप मेरे सेशंस के थ्रू रिवाइज कर रहे हैं, तो व्हाट यू कैन डू इज, आप एक लूज शीट्स लेके, A4 पेपर ले लीजिए कोई भी, उसमें आप टॉपिक लिख सकते हैं और उसके अंदर केस लॉ का सिर्फ नाम लिख सकते हैं। ये आपकी केस लॉ लिस्ट बनती है। बट हमेशा याद रखना है कि ये ना हो कि आपने मेन नोट्स भी बनाए हुए हैं, और जहां पे आपने केस लॉ लिस्ट बनाया, फिर आप उसमें कुछ एक्सप्लेन करना आपने शुरू कर दिया, उधर इंग्रेडिएंट्स लिखने शुरू कर दिए। ये मत करना, बिकॉज दिस इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम। डुप्लीकेसी आपको अननेसेसरली क्रिएट नहीं करनी है। बेसिकली ये जो केस लॉ लिस्ट है ना, आप इसलिए बनाते हैं कि प्री के अंदर आपको पता हो कि ये हेडिंग है और उसका केस लॉ ये है, उसमें और कुछ नहीं लिखना आपने। क्योंकि अगर हम इस चीज को भी देखें, दैट व्हाई डोंट वी नीड एक शॉर्ट, आई हैव सीन स्टूडेंट्स, वो क्या करते हैं कि एक उनका एक मेन रजिस्टर होता है, फिर वो उसमें से कट शॉर्ट करके एक छोटा सा रजिस्टर और बनाते हैं, डुप्लीकेसी करते हैं काफी हद तक। एंड देन व्हाट दे डू इज, वो दोनों रजिस्टर्स ओपन करके बैठते हैं जब वो अपनी चीजों को रिवाइज करते हैं। नाउ यू हैव वेस्टेड अ लॉट मच टाइम अपना एक छोटा सा रजिस्टर, साइनॉप्सिस वाले नोट्स जो होते हैं वो तैयार करने में, एंड देन यू आर रिवाइजिंग। देखिए, अगर तो आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि जो आपके मेन नोट्स हैं, मेन रजिस्टर है, आप उसको कभी खोलेंगे ही नहीं, आपने सिर्फ साइनॉप्सिस पेपर में पढ़ के जाना है, तो ठीक है, आप साइनॉप्सिस बनाएं। बट इफ यू आर दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, जिसको एक बैक ऑफ द माइंड में यही रहेगा कि पता नहीं मेन रजिस्टर के अंदर क्या लिखा रह गया और मैंने मिस कर दिया, बिकॉज आई एम द सेकेंड कैटेगरी ऑफ अ पर्सन, इतना ज्यादा रिटेन नहीं आप कर सकेंगे। सो आप अपने मेन रजिस्टर को मेन में ही रहने दीजिए। शॉर्ट करने के लिए सिर्फ आप केस लॉज बाहर लेके आ सकते हैं,
लूज शीट्स पे आप लिख सकते हैं। जैसे सपोज अभी हम कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं तो आपकी हेडिंग हो सकती है उस लूज शीट के ऊपर, कॉन्स्पिरेसी फर्स्ट केस कहर सिंह वर्सेस स्टे। इसमें आपका टाइम वेस्ट भी नहीं होगा और आपका साथ में प्री के लिए भी आपको ये चीजें काम आएंगी, क्योंकि प्री के पेपर के लिए हमें क्या करना होता है, दो ही चीजें चाहिए होती हैं। एक तो बैराट चाहिए होता है, यहाँ आपको डर होता है कि नोट्स भी पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि उसमें केस लॉस होते हैं, क्योंकि एमसीक्यूज हैं वहां पे, तो आपने एक्सप्लेन नहीं करना। सो इफ यू हैव द केस लॉ लिस्ट, थिंग्स गेट वेरी इजी, सो यू कैन मेक दैट। सो फर्स्ट केस इज कहर सिंह वर्सेस स्टेट, and this is the case of 1988 Supreme Court, right? And then we have another case. Let's just write it down here. Second case, State and City of Delhi versus Navjot Sandhu. Then we have, this is 2005 सुप्रीम कोर्ट। तो ये दो केसेस जो हैं, सेकंड वाले केस को हम पार्लियामेंट टैक्स केस भी बोल सकते हैं। ये जो दोनों केसेस हैं इसके अंदर कॉन्स्पिरेसी को लेके उसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो कोर्ट ने डिस्कस किए हैं। तो हम थोड़े से नोट डाउन कर लेते हैं व्हाट आर द एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले कोर्ट ने कहा कि देयर हैज टू बी अ प्राइमा फेसी केस। नंबर वन, एक प्राइमा फेसी केस जो है वो हमारा एस्टैब्लिश होना चाहिए, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, दैट वन ऑफ द पर्सन, that anything said, but basically, what prima facie evidence we really want to establish here is that whatever is said, whatever is done, whatever is declared, that is being done in reference to the common intention of committing an offense or a civil wrong, ठीक है। तो ये एक प्राइमा फेशी एविडेंस आपको स्टैब्लिश करना पड़ता है, ठीक। दूसरी चीज उन्होंने यहाँ पे ये कही कि हमेशा याद रखना है कि देर हैज टू बी अ रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव कि ऐसे दो तीन लोगों ने जो है वो अपनी कॉमन इंटेंशन स्टैब्लिश की है, ठीक है। एंड ये जो कॉमन इंटेंशन होनी चाहिए हमेशा वो एक ही चीज को हाईलाइट करे। दूसरी चीज, दिस मस्ट बी इन रेफरेंस टू दी whatever they are doing, that must be in reference to the common intention of committing an offense, या कोई भी wrong हो सकता है, या कोई भी एक तरीके कॉन्स्पिरेसी को जब हम डिफाइन करते हैं, व्हाट इज कॉन्स्पिरेसी, दैट इज टू डू समथिंग विच इज इलीगल, राइट, और टू डू समथिंग लीगल बाय इलीगल मीन्स, वो एक कॉन्स्पिरेसी का टर्म होता है। तो ये आपको पहले एस्टैब्लिश करना है, ठीक है। देन हमारे लिए इंपॉर्टेंट एसेंशियल इंग्रेडिएंट और क्या होता है, दैट टाइम ड्यूरिंग ये सब जो स्टेटमेंट्स हम यूज कर रहे हैं एक कॉन्स्पिरेटर की अगेंस्ट दी अदर, ये ड्यूरिंग द कॉन्स्पिरेसी ही होना चाहिए। तो ये जो टाइम पीरियड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वंस द कॉन्स्पिरेसी इज ओवर, उसके बाद में जो उनकी स्टेटमेंट्स आती हैं दैट आर नॉट रेलिवेंट, वो हम इस सेक्शन के अंदर नहीं लेके आएंगे। तो ड्यूरिंग द कॉन्स्पिरेसी, ठीक है, सो द पीरियड, जो भी एक्ट्स हैं आपके, जो भी स्टेटमेंट्स हैं, डिक्लेरेशन हैं, दिस मस्ट बी कन्फाइंड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कॉन्स्पिरेसी, ठीक है। द टाइम, उसमें टाइम कैसे जज करेंगे, दैट व्हेन सच इंटेंशन was एक तरीके से was entertained by any one of them and the time of the accomplishment of the object of conspiracy। तो ड्यूरिंग कॉन्स्पिरेसी का मतलब क्या है, जब एक पर्सन ने वो अपनी इंटेंशन को कैरी आउट किया, एंड देन वो कब तक चला, जब तक उनके कॉन्स्पिरेसी, जो भी उन्होंने एक कॉमन इंटेंशन बनाई थी, अपना एक ऑब्जेक्ट सोचा था दिमाग में, वो पर्पस जब तक पूरा नहीं हो जाता तब तक कॉन्स्पिरेसी जो है वो चलती रहेगी, ठीक है। और इंग्रेडिएंट क्या डिस्कस हुआ इन दो केसेस के अंदर, नेक्स्ट इज कि जो सेक्शन 8 है आपका, दिस इज एप्लीकेबल टू ऑफेंसेस एज वेल एज टू द सिविल रॉन्ग्स, दैट इज टू द टॉर्ट्स, ये भी डिस्कस किया गया इन दो केसेस के अंदर। और सेक्शन 8 जो है, दिस इज एन एक्सेप्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ हेयरसे, जनरल रूल अगेंस्ट हेयरसे। वैसे हेयरसे एविडेंस क्या होता है कि थर्ड पार्टी का एविडेंस, एक जनरल रूल है कि दैट वी आर नॉट गोइंग टू एडमिट द हेयरसे एविडेंस, बट देन देयर आर एक्सेप्शंस। जैसे हमने सेक्शन 4 के अंदर भी रेस्ट एस्टे के अंदर देखा, व्हेन द फैक्ट्स, व्हेन द थिंग्स, व्हेन द एक्ट्स, दे आर द पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन, तो वो रिलेवेंट हो जाती हैं फैक्ट्स। तो इसीलिए सेक्शन 5 के अंदर क्या हो रहा है, वी आर मेकिंग रिलेवेंट हेयर द स्टेटमेंट्स ऑफ वन कॉन्स्पिरेटर अगेंस्ट द अदर। तो यहाँ पे हम हेयर से एविडेंस जो है वो एडमिट कर रहे हैं, दैट इज व्हाई सेक्शन 8 इज कंसिडर्ड एज एन एक्सेप्शन टू द हेयर से एविडेंस, ठीक है। दूसरी, ठीक है, आपको और चीज क्या प्रूव करनी पड़ती है इसमें, कि जिसके अगेंस्ट
आप ये स्टेटमेंट लेके आ रहे हैं, लाइक एक कॉन्स्पिरेटर ने दूसरे कॉन्स्पिरेटर के अगेंस्ट कहा कुछ, तो वो जो हमारा एक्यूज्ड है ना, जिसके अगेंस्ट हम स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं, आपको ये प्रूव करना भी जरूरी है दैट ही इज अ पार्टी टू द कॉन्स्पिरेसी, पार्टी टू कॉन्स्पिरेसी, ये भी है। अगर एस्टैब्लिश हो गया दैट यस ही इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्पिरेसी, तो उसके अगेंस्ट स्टेटमेंट जितनी भी होंगी वो रेलेवेंट हो जाएंगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज, हमेशा याद एक चीज और रखनी है, जब हम एसेंशियल इंग्रेडिएंट सेक्शन 8 के डिस्कस कर रहे हैं, तो द टाइम पीरियड ऑफ कॉन्स्पिरेसी हैज टू बी सीन। कोई भी, अगर आपने पास्ट में कॉन्स्पिरेसी शुरू होने से पहले अगर एक्यूज ने कुछ कहा एंड ऑल दैट, एंड देन वही जो उसने स्टेटमेंट्स दी थी, वही जो उसने डिक्लेरेशंस दी थी, सम अदर कॉन्स्पिरेटर इज सेइंग कि उसने ऐसे कहा था ऐसे कहा था, वो हम एक्यूज के अगेंस्ट यूज नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली जो पास्ट नैरेटिव्स होते हैं, आपके पास्ट स्टेटमेंट्स होती हैं बिफोर द कॉन्स्पिरेसी, दैट कैन नॉट बी यूज्ड। ठीक है, और चीजें आई थिंक वी हैव कवर्ड एवरीथिंग इसके अंदर। एक और चीज वेरी इंपॉर्टेंट जो कोर्ट ने दोनों केसेस के अंदर कही, कि जब हम सेक्शन 8 की बात कर रहे हैं, तो दैट मीन्स वी आर ओनली मेकिंग यूज ऑफ दो स्टेटमेंट्स विच आर अगेंस्ट द एक्यूज्ड, अगेंस्ट द कॉन्स्पिरेटर। हम उसके फेवर वाली स्टेटमेंट सेक्शन 8 के अंदर नहीं लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सेक्शन 8 का मतलब यही है कि हम ऐसी स्टेटमेंट्स जो आपके इंटरेस्ट के खिलाफ हैं वही एडमिट करते हैं सेक्शन 8 के अंदर। जो उस एक्यूज के कुछ स्टेटमेंट्स फेवर में भी हो सकती हैं, वो हम एडमिट सेक्शन 8 के अंदर नहीं करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कहर सिंह और एनसीटी के अंदर, नवजोत संधू केस के अंदर कोर्ट ने यही कहा कि प्रामा फेशी एक चीज एस्टैब्लिश हो जानी चाहिए दैट टू और मोर पर्सन्स दे हैव कंस्पायर्ड टुगेदर टू कमिट एंड टू दे हैव फॉर्म्ड अ कॉमन इंटेंशन। और वो कॉमन इंटेंशन जो है, जो भी उनके एक्ट्स हैं, that are within they are with reference to the common intention। common intention क्या है, यहाँ हमने offense commit करना है, यहाँ हमने civil wrong commit करना है। ठीक है, नेक्स्ट एक्यूज जिसके अगेंस्ट आप स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं, इट मस्ट बी प्रूव्ड दैट दैट पर्सन इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्पिरेसी। जो भी कहा सुना, जो भी स्टेटमेंट्स हैं, ये ड्यूरिंग द कॉन्स्पिरेसी होनी चाहिए। जो भी उसके सब कुछ बाद में हुआ वो रेलेवेंट नहीं होगा सेक्शन 8 के अंदर। जैसे इसमें एक एग्जांपल हम कर सकते हैं, जैसे सपोज वन पर्सन हैज बीन अरेस्टेड। ठीक है, जब उसकी अरेस्ट हो गई है, तो मतलब जो कॉन्स्पिरेसी चल रही थी वो खत्म हो गई है, द टाइम पीरियड हैज एंडेड। ठीक है, तो अरेस्ट के बाद जब दैट पर्सन हैज बीन अरेस्टेड, उसके बाद में जो भी उसके साथी हैं, अगर उन्होंने कोई डिक्लेरेशंस, कोई भी स्टेटमेंट्स अपनी दी हैं, नाउ यू कैन नॉट यूज इट अगेंस्ट द पर्सन अरेस्टेड बिकॉज फॉर हिम द कॉन्स्पिरेसी हैज ऑलरेडी एंडेड बिकॉज द पर्सन हैज बीन अरेस्टेड। तो इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, देन वी हैव डिस्कस दिस थिंग दैट हमेशा स्टेटमेंट्स जो अगेंस्ट द इंटरेस्ट है वही हम यूज करते हैं, उसके फेवर वाली स्टेटमेंट जो है, दिस डज नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ सेक्शन 8। ठीक है, बाकी जो सेक्शन 8 का हमारा एविडेंस है वो क्या एस्टैब्लिश करता है कि एक ऐसी कॉन्स्पिरेसी एग्जिस्ट करती है। दूसरी चीज, दैट एक्यूज्ड उसका पार्ट है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ अगर हमने इसका थोड़ा सा, जैसे ये तो हमारे मेन केसेस हो गए, अब इसको हम थोड़ा सा अगर और कंटेंट की बात करते हैं कि और किस तरीके से केसेस प्री में पूछे जा सकते हैं, इसमें हम और कैसे कंटेंट बढ़ा सकते हैं, तो उसके लिए वी कैन रेफर टू, गिव मी 1 मिनट, यस, नेक्स्ट केस लॉ, क्वीन वर्सेस ब्लेक। तो ये एक इंग्लिश केस है जिसके अंदर ये कॉन्स्पिरेसी को लेके पूरा लॉ जो है वो एक्सप्लेन किया गया था। ठीक है, तो इसमें ये लीडिंग इंग्लिश केस है, लीडिंग इंग्लिश केस, क्वीन वर्सेस ब्लेक। ठीक है जी, नाउ इसके अंदर भी सेम चीज एक्सप्लेन की गई, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द इंग्लिश लॉ एंड द इंडियन। अगर हम थोड़ा सा स्कोप देखते हैं तो डिफरेंट है। नाउ दिस इज द लीडिंग इंग्लिश केस जिसमें यही चीज कही गई कि यूजुअली क्या होता है दैट दिस इज द एस्टैब्लिश प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ। जैसे हम प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी करते हैं, उसमें क्या होता है कि वट एवर इज सेड और डन बाय द एजेंट इज कंसिडर्ड एज द एक्ट ऑफ द प्रिंसिपल। ये एजेंसी प्रिंसिपल तो हमें पता है, बिकॉज एजेंट इज द पर्सन हु इज एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। क्रिमिनल साइड के ऊपर हम यहाँ पे सेक्शन 8 के अंदर भी यही कर रहे हैं, तो दैट इज व्हाई वी से दैट सेक्शन 8 इज आल्सो बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी।
बिकॉज एक कॉन्स्पिरेटर को एक तरीके से एजेंट ऑफ द अदर कॉन्स्पिरेटर माना जाता है, और जब एक कॉन्स्पिरेटर कोई भी स्टेटमेंट देता है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कॉन्स्पिरेसी, वी कैन यूज इट अगेंस्ट द अदर कॉन्स्पिरेटर। अब इस चीज को लेके भी थोड़ा सा डिस्कशन ये होती है कि क्या फिर ये जो प्रिंसिपल है सेक्शन 8 का, क्या ये रूल ऑफ एविडेंस है या रूल ऑफ सब्सटैंटिव लॉ है? याद रखना है हमेशा कि ये जो हमारा एजेंसी वाला रूल होता है ये हमेशा एक सब्सटैंटिव लॉ का प्रिंसिपल है। दैट इज द एक्ट ऑफ द एजेंट इज द एक्ट ऑफ प्रिंसिपल। हमने सिर्फ सेक्शन 8 के अंदर एविडेंस लॉ के अंदर इस चीज को रिलेवेंट बनाया है, बट ये प्रिंसिपल एक्ट ऑफ द एजेंट इज द एक्ट ऑफ द प्रिंसिपल, दिस रिमेन्स द पार्ट ऑफ द सब्सटैंटिव लॉ। 8 के अंदर तो सिर्फ हम उसको जो है वो रेलेवेंट बना रहे हैं। ठीक है, तो यस, आई वाज डिस्कसिंग क्वीन वर्सेस ब्लेक, इंग्लिश लीडिंग केस है। काफी हद तक जो मैंने कॉन्स्पिरेसी के आपको पॉइंट्स बताए हैं, द एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स, वो सेम है, बट देयर इज अ डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू द स्कोप। इंग्लिश लॉ के अंदर अगर आपको कोई भी स्टेटमेंट को एडमिट कराना है तो देयर इज अ नेसेसिटी कि एक्ट होना चाहिए। हालांकि जब आपने ओवर्ट एक्ट हैज टू बी देयर, तो अगर हम डिस्कस करें यहाँ पे द डिफरेंस बिटवीन द इंग्लिश लॉ एंड द इंडियन लॉ, तो हम ये कह सकते हैं कि इंग्लिश लॉ के अंदर जो है overt act has to be there, only then the statements are considered as relevant, so overt act has to be there। इंडिया के अंदर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि अगर लोगों ने कॉन्स्पिरेसी की है तो कोई एक्ट भी जरूर होना चाहिए, ऐसा नहीं है। यू हैव फॉर्म्ड एन इंटेंशन प्लस एग्रीमेंट, ये इंडियन लॉ की रिक्वायरमेंट है बस। इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी ओवर्ट एक्ट होना जरूरी नहीं है, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आप कॉन्स्पिरेसी आपने कर ली, सपोज 2 or 3 persons they conspired to burn the house of A। अब ऐसा भी हो सकता है कि जब आप उस जगह पे पहुंचे, एक्चुअल में उसको एग्जीक्यूट करने गए, तो चेंज ऑफ हार्ट भी हो सकता है। 2 पर्सन स्टेप बैक, देयर वर टोटल 3 पर्सन, 2 पर्सन स्टेप बैक, ऐसा भी हो सकता है। या they were prevented by some unforeseen circumstance कि वो वहां पे पहुंच ही नहीं पाए। तो इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग ओवर्ट एक्ट होना जरूरी नहीं है, बट इंग्लिश लॉ के अंदर ओवर्ट एक्ट जो है वो होना जरूरी है, बिकॉज इंग्लिश लॉ जो है वो वर्ड यूज करता है इन फर्दरेंस टू देयर कॉमन इंटेंशन। फर्दरेंस सजेस्ट कि ओवर्ट एक्ट होना जरूरी है। ऑन द अदर हैंड इंडियन लॉ जो है वो सजेस्ट करता है रेफरेंस वर्ड, इन रेफरेंस टू कॉमन इंटेंशन। तो इसके अकॉर्डिंग कोई भी एक्ट होना जरूरी नहीं है। ठीक है, ऑल राइट। अगर हम दूसरा डिफरेंस देखते हैं यहाँ पे, दिस इज वन डिफरेंस, और दूसरा डिफरेंस इंग्लिश लॉ के अकॉर्डिंग द एक्ट ऑफ द कॉन्स्पिरेटर मस्ट हैव बीन डन, must have been, I'll write it here, must have been done or declared, ठीक है, before the person against whom it is sought to be given in evidence cease to be a member of the conspiracy। मतलब let's suppose जब तक वो मेंबर है तभी तक उसके अगेंस्ट जो है वो स्टेटमेंट रेलेवेंट हो सकती है। बट अगर हम इंडियन लॉ की बात करते हैं तो उसमें साफ साफ लिखा है, अगर आप सेक्शन 8 को पढ़ें, द एक्ट और डिक्लेरेशन वुड बी एडमिटेड इवन दो द पर्सन जिसके अगेंस्ट वो स्टेटमेंट दी गई है या डिक्लेरेशन उसके अगेंस्ट दी गई है, ही हैज टर्मिनेटेड हिज कनेक्शन विद द कॉन्स्पिरेसी, उसने ही सीज टू बी अ मेंबर ऑफ दैट वेरी कॉन्स्पिरेसी, तब भी उसके अगेंस्ट जो है वो स्टेटमेंट रेलेवेंट हो सकती है। बट हाँ, अगर कॉन्स्पिरेसी एंड हो चुकी है, जैसे मैंने आपको अरेस्ट की एग्जांपल दी कि द ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्स्पिरेसी हैज बीन अचीव्ड, कॉन्स्पिरेसी खत्म हो गया, अब बाकी मेंबर्स उसके अरेस्ट के बाद या उस जब व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्स्पिरेसी हैज बीन अचीव्ड उसके बाद अगर कोई स्टेटमेंट्स वो बोल रहे हैं, डिक्लेरेशंस दे रहे हैं उसके बाद, दैट कैन नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट द अक्यूज्ड अंडर सेक्शन 8। बट डजंट मैटर दैट ही हैज सीज्ड टू बी अ मेंबर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कॉन्स्पिरेसी अगर अभी भी चल रही है तो दो स्टेटमेंट्स कैन बी यूज अगेंस्ट द एक्यूज्ड, पर इंग्लिश लॉ के अंदर ऐसा नहीं है। ठीक है, सो जो भी स्टेटमेंट्स हैं, तो इंग्लिश लॉ के अंदर क्या है, दैट बिफोर ही सीज टू बी अ मेंबर, मतलब उसकी कॉन्स्पिरेसी का जब अगर वो पार्ट नहीं रहा है तो फिर आप उसके अगेंस्ट स्टेटमेंट्स यूज नहीं कर सकते हैं।
तो जो भी स्टेटमेंट्स आपने उसके टर्म पीरियड के दौरान दी है जब वो मेंबर था, ओनली देन यू कैन यूज इट अगेंस्ट दैट वेरी पर्सन। ठीक है, अगर आप पढ़ेंगे सेक्शन 8 को ध्यान से, उसकी इलस्ट्रेशन भी अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। लेट्स रीड द इलस्ट्रेशन। Let's see. Reasonable ground exists for believing that A has joined in a conspiracy to wage war against the state. The facts that B procured arms in Europe for the purpose of conspiracy, C collected money in Kolkata for a like object, D persuaded the persons to join the conspiracy in Mumbai, E published writings advocating the object in view at Agra, and F transmitted from Delhi to G at Singapore the money which C has collected at Kolkata, and the contents of the letter written by H, giving an account of the conspiracy, are each relevant both to prove what? दो चीजें जो मैंने समझाई हैं, existence of the conspiracy and कौन-कौन इसमें involved है, and to prove A's complicity in it. Although he may have been ignorant all of them, मतलब चाहे A को बाकी सारे members के बारे में नहीं भी पता है, but still उसके against हम statement use कर सकते हैं. And although the persons by whom they were done were strangers to him, that is why we are saying that section 8 is an exception to the hearsay rule. यहाँ पे हम hearsay statements जो हैं उनको admit कर रहे हैं. And although they may have been taken place before he joined the conspiracy or after he left it. Very important, इसको underline कर लेना. So matter नहीं करता है कि ये statements जो हैं वो before उसकी joining से पहले हैं या उसकी joining के बाद, मतलब जब वो बाद हैं या जब वो terminate हो गई उसकी membership तब उसके बाद की हैं, ये relevant हो सकती हैं provided कि वो conspiracy चल रही है. ये जरूरी है कि कॉन्स्पिरेसी खत्म नहीं हुई है. कॉन्स्पिरेसी खत्म होती है when everyone is arrested, conspiracy has ended. Conspiracy when the object of the conspiracy has achieved. उसके बाद वाली statements relevant नहीं होंगी. बट अगर कॉन्स्पिरेसी चल रही है, कोई भी मेंबर आ रहा है, एंट्री एग्जिट कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सारी स्टेटमेंट्स जब मर्जी दी गई हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कॉन्स्पिरेसी इन लोगों के खिलाफ यूज कर सकते हैं. बट इंग्लिश लॉ के अंदर ये यहाँ पे ही डिफरेंस है, थोड़ा स्कोप नैरो है. तो इंग्लिश लॉ कहता है कि अवर्ट एक्ट होना चाहिए बिकॉज द वर्ड यूजेस इन फर्दरेंस. और दूसरी चीज, जब वो स्टेटमेंट जो हम आपके अगेंस्ट यूज कर रहे हैं वो उसी दौरान होनी चाहिए जब आप मेंबर हैं उस कॉन्स्पिरेसी के, ना उससे पहले ना उसके बाद. सो दिस वाज द मेन डिफरेंस बिटवीन इंग्लिश एंड इंडियन लॉ. ओके. दूसरे तरीके से क्वेश्चन आते हैं, और भी कई बार कॉन्स्पिरेसी को क्वेश्चन लेके आ जाता है पेपर में, दैट वी से दैट कॉन्स्पिरेसी इज हैच्ड इन सीक्रेसी, वी ऑल नो दिस. एंड इसीलिए प्रॉब्लम क्या आती है कि हमारे पास डायरेक्ट एविडेंस जो है वो कॉन्स्पिरेसी का अवेलेबल नहीं रहता है. तो क्या करें? इट इज़ वेरी रेयर, एविडेंस इज अवेलेबल बट बहुत मुश्किल है. तो यूजुअली हमें अपना पॉइंट जो है वो बनाना पड़ता है सर्कमस्टांशियल एविडेंस के बेसिस के ऊपर. सर्कमस्टांशियल एविडेंस का वे कैसे करेंगे, व्हाट इज द स्टैंडर्ड, कितनी वेटेज हम इसको देंगे, हम कैसे कलेक्ट करेंगे, हम ये सारा हमने एक वो जो पंचशील जजमेंट की थी उसमें से आप देख सकते हैं. पिछले लेक्चर्स के अंदर भी मैंने डिस्कस किया है कि हाउ टू वे द सर्कमस्टांशियल एविडेंस, या सर्कमस्टांशियल एविडेंस को देखने के लिए क्या स्टैंडर्ड्स गाइडलाइंस हैं सुप्रीम कोर्ट के लिए. सुप्रीम कोर्ट की वो आप प्रीवियस जजमेंट्स रेफर कर सकते हैं. ठीक है, ओके. And moreover, sometimes we say that you can quote actually. We have Lord Mansfield who has said that there is no need, yeah, there is no necessity. ऐसी कोई necessity नहीं है that we really, want the express proof of conspiracy. There is no such requirement of law that हमारे पास direct evidence ही होना चाहिए. So no necessity is there that there should be express proof of conspiracy. Express proof of conspiracy. So there is no such requirement. ठीक है. All right. Then we have one more thing. एक पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, द पीरियड ऑफ कॉन्स्पिरेसी, एडमिसिबिलिटी एंड पीरियड ऑफ कॉन्स्पिरेसी. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको डिस्कस करते हैं. एडमिसिबिलिटी एंड पीरियड ऑफ कॉन्स्पिरेसी.
All right. Now let's see. कॉन्स्पिरेसी के अंदर जैसे हम सेक्शन 8 का स्कोप देख रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि जब तक आपकी कॉन्स्पिरेसी चल रही है तब तक कोई भी स्टेटमेंट हम किसी के खिलाफ, मेंबर्स ऑफ दैट ग्रुप जो कंस्पायर कर रहे हैं उनके खिलाफ हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये जरूरी है सेक्शन 8 के लिए। बट अगर समटाइम्स क्या होता है कि आपका जो कॉन्डक्ट है, अगर हमारा कॉन्स्पिरेसी खत्म भी हो गई, हमारा पीरियड ऑफ कॉन्स्पिरेसी से पहले भी या उसके बाद भी, जो हमारा एक कॉन्डक्ट है एक इंडिविजुअल पर्सन का, वो हमें पता है कि वो रेलेवेंट हो सकता है कहाँ पे, सेक्शन 6 के अंदर। उसको पीरियड ऑफ कॉन्स्पिरेसी हमें देखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जो एक कॉन्डक्ट होगा इंडिविजुअल कॉन्स्पिरेटर का, वहां पे हमें सेक्शन 8 को देखने की जरूरत नहीं है, वो हम सेक्शन 6 के अंदर उसको रेलेवेंट बना सकते हैं। ठीक है, जैसे प्रेपरेशन, सब्सिक्वेंट कॉन्डक्ट ऑफ द पर्सन, वो सारा रेलेवेंट हमारा हो सकता है सेक्शन 6 के अंदर, बट वो एक इंडिविजुअल कॉन्डक्ट होगा उस कॉन्स्पिरेटर का। ठीक है, ये वाला जो कॉन्डक्ट है दिस इज ऑल्सो रेलेवेंट अंडर सेक्शन 14। अभी आज हम करेंगे सेक्शन 14, जहां पे हम स्टेट ऑफ माइंड की बात करते हैं, स्टेट ऑफ बॉडी फीलिंग की बात, बॉडी की बात करते हैं और बॉडीली फीलिंग की बात करते हैं, बिकॉज दिस सजेस्ट द इंटेंशन, द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ पर्संस। तो उन कॉन्स्पिरेटर्स की जो इंटेंशन है वो सेक्शन 14 के अंदर रेलेवेंट हो सकती है, कॉन्डक्ट जो है वो सेक्शन 6 के अंदर हो सकता है, ये इंडिविजुअल है। और यहाँ पे जब हम पीरियड ऑफ कॉन्स्पिरेसी की बात करते हैं, दैट वन स्टेटमेंट, the statement of one conspirator against another, कॉन्स्पिरेटर अगर अगेंस्ट अनदर है, तो ये वाला है जो अगर आपको रेलेवेंट करना है, तो दिस इज रेलेवेंट अंडर सेक्शन 8, बट उसके लिए आपको पीरियड ऑफ कॉन्स्पिरेसी के ऊपर अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना होगा। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन फर्दर। आई थिंक ये हमने सारा रेलेवेंट पॉइंट कॉन्स्पिरेसी के तो ऊपर कर ही लिए हैं। लेट मी जस्ट सी हियर, we have one more case law which you can quote. This is also important. Usually काफी similar observations ही quote की रही हैं. We have the case of Sardul Singh versus state of Maharashtra versus state of Maharashtra. We have the case of 1964 Supreme Court. ठीक है, इसमें अगेन बेसिकली यू कैन कोट दिस केस, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो इंग्लिश एंड इंडियन लॉ के बीच में जो भी डिफरेंस है वो डिस्कस किया था, कि इंग्लिश लॉ के अंदर देयर इज द नीड दैट देयर हैज टू बी सम ओवर्ट एक्ट, बट इंडियन लॉ के अंदर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। प्लस इंडियन लॉ जो है वो थोड़ा वाइडर है, वाइडर स्कोप है इस सेक्शन का। किस तरीके से, कि यहाँ पे पीरियड ऑफ कॉन्स्पिरेसी के अंदर वो स्टेटमेंट्स डिक्लेरेशंस होनी चाहिए। ठीक है, एंड डजंट मैटर कि वो जो स्टेटमेंट्स है तब दी गई है वेदर व्हेन द पर्सन वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्पिरेसी, उसको हम मैटर नहीं करते, बट इंग्लिश लॉ के अंदर वो जरूरी है। ठीक है, ऑलराइट, सो हैविंग डन दिस, there is one question actually, I think you can solve this question. So if I ask you one question that whether any statement which is made by an accused after his arrest, whether as a confession or otherwise, whether it can fall under the purview of section 8। तो suppose एक person की arrest हो जाती है, एक accused arrest हो जाता है, and then he tells the police about the conspiracy and all that, and then जो भी वो statement दे रहा है, मतलब suppose वो confess कर रहा है that yes I have committed this and all that। ठीक है, so, in his confession, he names few persons A, B, C, and D. तो क्या हम इसको सेक्शन 8 के अंदर रेलेवेंट बना सकते हैं? The answer is no, because the person is already arrested. The object of the conspiracy has already been achieved. Conspiracy is no more in existence. So this is the statement which is not made within the period of conspiracy. So you cannot use it against the other co-accused. वो सिर्फ एज अ कन्फेशन यूज हो सकती है अगेंस्ट द पर्सन हु हैज बीन अरेस्टेड, बट कैन नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट द अदर को-accused, the co-conspirators under section 8। All right, so let's see further.
This is done. Now we have section 9. And एक चीज और, एक क्वेश्चन और रहता है. Another question I'll just ask you, उसमें हम डिस्कस कर सकते हैं कि एक को कॉन्स्पिरेटर, सपोज एक ही 4-5 लोग थे जिन्होंने कॉन्स्पिरेसी की, उसमें से वन पर्सन हैज बीन अरेस्टेड, एक पर्सन को अरेस्ट किया गया, ठीक है. तो क्या इसका जो है वो ही कैन बी ट्राइड अलोन? यस, ट्रायल अलोन चल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है. एंड हो सकता है कि को कॉन्स्पिरेटर्स जो है वो पकड़े ही नहीं गए, बट उसका ट्रायल हो सकता है, ठीक. प्रोवाइडेड ऐसा है कि कोर्ट को लगता है कि वो जो को कॉन्स्पिरेटर्स जो हैं वो सारे गिल्टी हैं, तभी इसका ट्रायल प्लस कन्विक्शन हो सकती है. या अगर वो मरी गए तो इसकी कन्विक्शन हो सकती है. बट इन केस अगर सबका ट्रायल एक साथ हुआ तो कॉन्स्पिरेसी के केस में जो है वो आप ये नहीं कर सकते हैं कि आपने सबको एक्विट कर दिया एंड देन द पर्सन इज कन्विक्टेड फॉर कॉन्स्पिरेसी, ठीक है. सो दैट कैन नॉट बी देयर. सो इफ देयर इज अ जॉइंट ट्रायल, सपोज दो एक्यूज्ड थे, जॉइंट ट्रायल उनका चला, तो हम एक को एक्विट नहीं कर सकते हैं और एक को कॉन्विक्ट नहीं कर सकते, ठीक है. अनलेस एंड अनटिल कोई और मेंबर्स भी हैं जो पकड़े नहीं गए और कोर्ट को लगता है कि यस दे आर गिल्टी एंड दैट इज व्हाई वी आर कन्विक्टिंग दिस पर्सन, और जिसको एक्विट किया है ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्पिरेसी बट बाकी हैं, ठीक है, तब इसको कन्विक्शन हो सकती है. बट सपोज अगर दो ही लोग थे, एक ही एक्विटल और एक ही कन्विक्शन जॉइंट ट्रायल के अंदर नहीं हो सकता, ठीक है. Let's see further. We have section 9. So let's see what is section 9. When facts are otherwise relevant, they are not otherwise relevant, but they become relevant when. So facts not otherwise relevant, मतलब ये वैसे facts relevant नहीं थे, but they become relevant if they are inconsistent with the any fact in issue. तो हमारा एक fact in issue होता है या relevant fact होता है. ये main fact होता है हमारा principal fact which is in dispute, और ये evidentiary facts होते हैं हमारे, और relevant facts अगर हमारा एक कोई भी फैक्ट ऐसा है जो इससे बिल्कुल ही इनकंसिस्टेंट है तो वो रेलेवेंट हो जाएगा. If by themselves or in connection with the other facts they make the existence of the fact in issue or the non-existence of the fact in issue or the relevant fact highly probable or improbable. कि हमारा जो फैक्ट है ना ये वाला वैसे रेलेवेंट नहीं था, बट ये इस तरीके से फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट को हिट करता है कि देर इज अ प्रोबेबिलिटी कि ऐसा हो सकता है, या देर इज नो सच प्रोबेबिलिटी कि ऐसा कभी हुआ होगा. तो एक तरीके से ये सपोर्ट की तरह काम करते हैं. दैट इज वाई वी मेक इट एडमिसिबल अंडर सेक्शन 9. Let's see the illustrations. The question is whether A has committed a crime at Chennai on a certain day. The fact that on that day A was at Ladakh is relevant. The fact that near the time when the crime was committed, A was at a distance from the place where it was committed, which would render it highly improbable, though not impossible, that he committed it, is relevant. तो इसको हम plea of alibi के नाम से भी जानते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट है. ये क्रिमिनल डिफेंस की तरह काम होता है कि अगर एक ऑफेंस कहीं एक प्लेस पे हुआ है तो द पर्सन वॉज एट सम अदर प्लेस, और उन दोनों प्लेसेस के बीच में डिस्टेंस ऐसा है दैट इट इज नॉट practically possible for a person to be physically present at two places या act करके वापस उस जगह पे पहुंच जाना, highly improbable. So that is why we are making this particular fact irrelevant. The question is whether A committed a crime. The circumstances are such that the crime must have been committed by, कि हमें ऐसा लग रहा है कि ये क्राइम जो है वो सिर्फ 4 लोगों में से किसी एक ने किया है, A B C D. तो अगर हमें ये प्रूव हो जाए कि B C D ने नहीं किया तो हाई प्रोबेबिलिटी क्या है दैट A has committed. So that is why we are making this fact relevant. Okay. सिंपल है इसके अंदर भी. ज्यादा इस सेक्शन के अंदर आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे अपने मेंस के अंदर वो प्ली ऑफ एलिबाई के ऊपर मिलेंगे. तो यस, आपको थोड़ा सा कंटेंट चाहिए होगा इसका मीनिंग एक्सप्लेन करने के लिए, एंड उसके लिए आप केस लॉज भी नोट कर सकते हैं. तो प्ली ऑफ एलिबाई एक लैटिन एक्सप्रेशन है आपका, एंड विच मीन्स एल्सवेयर. सो व्हेन अ पर्सन इज फिजिकली प्रेजेंट समवेयर एल्स, एंड कहीं एक जो क्राइम है वो कहीं और हुआ है, ठीक है, और वो क्राइम ऐसा हुआ है कि वहां पे आपकी फिजिकल प्रेजेंस होने की जरूरत थी, तो यू आर एल्सवेयर.
तो आप एक डिफेंस की तरह जो है वो इस प्ली को ले सकते हैं। तो डेफिनेटली एक डिफेंस है, एक्यूज्ड इसको लेता है हमेशा, ठीक है। ये क्रिमिनल केसेस के अंदर काम आती है प्ली ऑफ एलिबाई। दूसरी चीज इसमें ये बहुत जरूरी है कि सबसे पहले प्रोसिक्यूशन का काम क्या होता है कि वो एक पॉजिटिव फाउंडेशन एस्टैब्लिश करेगा कि ये एक्ट हुआ है, the act has been committed and this has been committed by the accused। तो ये पॉजिटिव फाउंडेशन जो होती है एविडेंस की, वो प्रोसिक्यूशन को एस्टैब्लिश करनी होती है। उसके बाद डिफेंस अपनी प्ली ले सकता है, प्ली ऑफ बीइंग एल्सवेयर, प्ली ऑफ एलिबाई। तो आप देख सकते हैं कि अगर अपना प्रोसिक्यूशन ने काम कर दिया है, मतलब एक फैक्ट को अच्छे से एस्टैब्लिश कर दिया है कि ये कैसा एक्ट हुआ है, वो एक्यूज ने किया है एट दिस वेरी प्लेस, तो डिफेंस के ऊपर ये जो अब एक डिस्चार्ज करने की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ जाती है प्ली ऑफ एलिबाई अगर वो ले रहे हैं, तो इसमें बहुत ही आपको स्ट्रॉन्ग एविडेंस देना पड़ता है टू डिस्चार्ज द बर्डन विच हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय द प्रोसिक्यूशन, ठीक है। इसमें वी कैन कोट वन केस लॉ है। लेट्स सी द नेम ऑफ द केस, दिस इज सुभाष चंद्र। इसमें बहुत अच्छी सी ऑब्जर्वेशन कोर्ट ने दी है। दिस इज सुभाष चंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, state of Rajasthan. This is the case of 2002 Supreme Court. तो इसमें ना सुप्रीम कोर्ट ने, मैं थोड़ा सा आपको पहले सिंपल लैंग्वेज के अंदर बताते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रोसिक्यूशन है, डिफेंस है और एक जज है, वो एक टीम की तरह काम करेंगे। ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो जज का काम सिर्फ इतना है कि वो सिर्फ प्रोसिक्यूशन या एक तरीके से डिफेंस की बात सुन लेगा। प्रोसिक्यूशन ने एस्टैब्लिश कर दिया अपने पॉजिटिव फैक्ट्स और डिफेंस ने अपना डिफेंस ले लिया प्ली ऑफ एलिबाई। नो, जज यहाँ पे बहुत सारे सवाल भी पूछ सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू कि क्या, इन ऑर्डर टू नो कि क्या प्ली ऑफ एलिबाई अपना बर्डन एक्यूज डिस्चार्ज कर पाया है, उस चीज को अच्छे से प्रूव कर पाया है या नहीं। सो दैट इज व्हाई इट इज सेड दैट दे शुड एक्ट लाइक अ टीम। टीम इन द सेंस कि जज उस टीम का कैप्टन होगा। ऐसा भी नहीं है कि जज जो है वो अननेसेसरली क्वेश्चंस पुट करेगा एक्यूज्ड को या प्रोसिक्यूशन को इन ऑर्डर टू टेक आउट द ट्रुथ फ्रॉम द पार्टीज। बट यस, प्रोसिक्यूशन अपना पॉजिटिव एविडेंस लीड करेगा और डिफेंस अपना डिफेंस लीड करेगा। काम बेसिकली यही करेंगे, बट जज भी मेक श्योर ये करेगा दैट अच्छे से ये जो डिफेंस है वो एस्टैब्लिश हो पाया है, प्ली ऑफ एलिबाई जो है वो अच्छे से एस्टैब्लिश हो पाई है। सो स्टैंडर्ड अच्छे से आपको सेट करना है। डेफिनेटली कॉशनरी रूल की तरह ही आपने इसको चलना है दैट इफ द प्रोसिक्यूशन हैज एस्टैब्लिश्ड ऑल द फैक्ट्स, साइंटिफिक फैक्ट्स भी हो सकते हैं, राइट। जैसे सपोज आपने कई बार देखा होगा कि कोई एक मर्डर हुआ, राइट, तो उसमें एक साइंटिफिक एविडेंस हमारे पास आया कि शायद द एक्यूज्ड मस्ट बी प्रेजेंट एट दिस मच डिस्टेंस, तभी ये ऑफेंस हो सकता था। एंड द अदर पार्टी इज टेकिंग द डिफेंस ऑफ प्ली ऑफ एलिबाई कि वो एक्यूज्ड उस जगह पे नहीं था, डिस्टेंस बहुत ज्यादा था जहां पे वो प्रेजेंट था एंड ऑल दैट। तो वहां पे जज जो है उसको ऑब्वियसली बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना है इन ऑर्डर टू सी दैट वेदर डिफेंस इज एबल टू डिस्चार्ज द बर्डन or not. So that is why we say they should be working as a team. Okay, so I'll just read the exact quote which the Supreme Court has noted in this case. The judge, like the conductor of a choir, must, by force of personality, induce his team matlab prosecution and defense, to work in harmony, subdue the ruckus, the nuisance, encourage the timid. Encourage the timid in the sense that you're not supposed to look into the minutest things, usko aap neglect kar sakte hain, and then sometimes also look at the minutest details, conspire with the young, flatter and the old। तो एक टीम की तरह काम करना है एक दूसरे के साथ। किसी भी एक पार्टी के साथ होके आपको जो है वो कोई भी अपना डिसीजन या एविडेंस जो है वो एडमिट नहीं करना है, ठीक है। दूसरी चीज हमें याद रखनी है कि प्ली ऑफ एलिबाई एक जनरल एक्सेप्शंस अंडर बीएनएस जो दी गई है वो एक वन ऑफ द जनरल एक्सेप्शंस नहीं है। दिस इज द रूल ऑफ एविडेंस विच इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 9।
एंड जैसे मैंने बताया, while raising a plea of alibi, the burden squarely lies on the accused. So he is the one who has to discharge this burden. ठीक है. ऑलराइट. एक चीज और पूछी जाती है कि क्या, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या सेक्शन 9 जो है वो दूसरी प्रोविजन इसको कोई कंट्रोल करती हैं या नहीं करती हैं. ठीक है. तो जनरल रूल अगर हम बात करते हैं, तो एज अ जनरल रूल देर आर फ्यू प्रोविजंस विच कंट्रोल सेक्शन 9. तो वो प्रोविजंस थोड़ी सी हम डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है. एक प्रोविजंस हम लेते हैं, जैसे सपोज वी हैव सेक्शन 9 एंड वी हैव सेक्शन 49 BSA. ठीक है. सेक्शन 49 बीएसए कहता है कि कोई भी जो एक बैड करेक्टर है एक्यूज का, दैट इज नॉट रेलेवेंट है. ठीक है. तो अगर बैड कैरेक्टर यहाँ पे इररेलेवेंट माना गया है, तो हम उसको सेक्शन 9 के अंदर, वो हाईली प्रोबेबल, इम्प्रोबेबल दैट द पर्सन इज ऑफ द बैड कैरेक्टर, सो इट रेजेस हाई प्रोबेबिलिटी कि इसी ने ही किया होगा, सो दैट ऑल्सो बिकम्स irrelevant under section 9. तो उस सेंस में हम कहते हैं that section 9 is sometimes controlled with few other provisions of section 49. अगर एक फैक्ट यहाँ पे irrelevant है तो उसको यहाँ पे भी irrelevant किया गया है. अदर एग्जाम्पल हो सकती है कि जैसे सेक्शन 9 है, प्लस इफ वी सी सेक्शन 39 to 50 ऑफ बीएसए. ओपिनियन. ठीक है. ओपिनियन एविडेंस यूजुअली हम कहते हैं कि ये एडमिसिबल नहीं है, बट इफ इट इज फॉलिंग अंडर सेक्शन 39 to 50 देन इट बिकम्स एडमिसिबल. तो अगेन, अगर यहाँ पे आपका ओपिनियन, हम इस चीज को रेलेवेंट नहीं ठहरा रहे हैं, तो डेफिनेटली इट बिकम्स इररेलेवेंट अंडर सेक्शन 9 ऑल्सो. सो वी हैव टू सी सेक्शन 39 to 50. अगर कोई एक्सपर्ट ओपिनियन है, किसी और पर्सन का ओपिनियन है, तो उसमें हमने अपनी प्रोबेबिलिटीज क्रिएट नहीं करनी है. एंड वी नो दैट ओपिनियन एविडेंस को जो है वो कोर्ट हमेशा बाइंडिंग नहीं मानता है. दिस टोटली डिपेंड्स अपॉन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट एंड द सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच केस. Okay, let's see further. We have then section 9 and section 26 BSA, which deals with the statements of those persons who are not, who are no more, who are not available. So ये उनकी statements को relevant करता है. The persons who cannot be found, right? The persons who are dead, तो उनकी statements relevant होती हैं. But you need to remember that what is relevant under section 8 is that that person made the statement. Made the statement. ठीक है. ये रेलेवेंट है सेक्शन 9 के अंदर. सेक्शन 9 डज नॉट टेक इनटू कंट्रोल कि क्या वो स्टेटमेंट सही थी, ट्रू और फॉल्स. वो रेलेवेंट नहीं होता है. वो हम सेक्शन 26 के अंदर देखते हैं. ठीक है. कि क्या उसने सही कहा, उसने गलत कहा, क्या वो सच्ची स्टेटमेंट थी, झूठी स्टेटमेंट थी, वो सारा हम सेक्शन 26 के अंदर देखते हैं. ठीक है. बट सेक्शन 9 का काम क्या होता है? सेक्शन 9 सिर्फ इतनी चीज देखता है कि क्या ऐसी स्टेटमेंट दी गई थी, बस ओनली द एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट ऑफ स्टेटमेंट, कि हाँ ये स्टेटमेंट, दैट्स इट. सही गलत, या वो कितनी सही थी, कितनी गलत थी, ट्रुथनेस या उसकी फॉल्सिटी के ऊपर हम सेक्शन 9 के अंदर नहीं जाते हैं. ठीक है. देयर इज वन मोर पॉइंट इसी से ही रिलेटेड. ये तो हमने वो प्रोविजंस की जहां पे हम कहते हैं कि देयर इज अ जनरल रूल की सेक्शन 9 जो है दैट इज कंट्रोल्ड बाय फ्यू प्रोविजंस ऑफ बीएसए. बट इसकी भी एक एक्सेप्शन है टू दिस रूल. दैट इज, एक स्टेटमेंट क्या है? सेक्शन 9 इज जनरली कंट्रोल्ड बाय अदर प्रोविजंस ऑफ बीएसए. देयर आर एक्सेप्शंस टू दिस रूल. अगर हम एडमिशंस की बात करते हैं, अब अगर हम एडमिशंस का चैप्टर शुरू करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि यूजुअली एडमिशंस मतलब किसी ने अपने अपनी एक स्टेटमेंट दी, उसने कुछ एडमिट किया. तो एडमिशंस आर ओनली एडमिसिबल अगर वो आपके अगेंस्ट है. तो फेवर में जो है वो सिर्फ तभी रेलेवेंट है अगर वो कुछ एक्सेप्शंस का पार्ट बनती है सेक्शन 21 के अंदर, वैसे नहीं. ठीक है. पर अगर हम सेक्शन 9 को पढ़ते हैं तो उसमें हम वो सारी चीजें रेलेवेंट कर रहे हैं, वो सारे फैक्ट्स हम रेलेवेंट कर रहे हैं जो किसी फैक्टिव इशू को या रेलेवेंट फैक्ट को, उसकी एग्जिस्टेंस को या नॉन एग्जिस्टेंस को हाईली प्रोबेबल बना दे या इम्प्रोबेबल कर दे. ठीक है. तो मतलब वो अगेंस्ट भी हो सकती हैं स्टेटमेंट्स, वो फेवर में भी हो सकती हैं. ठीक. बट जब हम एडमिशन पढ़ते हैं तो क्या होता है? जनरली एडमिशंस आर ओनली एडमिसिबल इफ इट इज अगेंस्ट द मेकर ऑफ द स्टेटमेंट. फेवर वाली सिर्फ 3 एक्सेप्शंस जो सेक्शन 21 के अंदर है, बट सेक्शन 9 ऐसे ऑपरेट नहीं करता है.
ठीक है, तो आई एम जस्ट समिंग अप वट एवर आई हैव डिस्कस्ड. वी से that section 9 is sometimes controlled by few provisions of BSA, which is 39 to 50, section 49, section 26. बट इसका भी एक एक्सेप्शन है कि जहां पे सेक्शन 9 कंट्रोल नहीं होता है, वो है एडमिशंस के केस में. एडमिशन का जनरल रूल क्या है? ओनली अगेंस्ट द मेकर, नॉट इन फेवर, अनलेस इट फॉल्स इन सेक्शन 21. बट सेक्शन 9 के अंदर वो सारे स्टेटमेंट्स फैक्ट्स आ जाएंगे जो आपके फैक्टर इशू को या रेलेवेंट फैक्ट को हाईली प्रोबेबल या इम्प्रोबेबल करते हैं. डजंट मैटर वो अगेंस्ट है या फेवर में है. ठीक है. ओके, लेट्स डू फ्यू इलस्ट्रेशंस टू डिस्कस सेक्शन 9 है. जैसे इमेजिन कीजिए एक सिचुएशन दैट द एक्यूज्ड इज चार्ज, एक पर्सन है, उसको हमने उसके अगेंस्ट हमने चार्जेस ये फ्रेम किए हैं दैट ही वाज फाउंड इन पोजेशन ऑफ फ्यू आर्म्स. ठीक है, and he also was involved in a conspiracy to commit a dacoity. ठीक है, सो इसके अंदर सेक्शन 9 के अंदर क्या क्या रेलेवेंट हम कर सकते हैं? दैट ही शोड दैट वन ऑफ accused he showed revolver to the other. ठीक है, and that person is also considered to be involved in the conspiracy. तो ये वाला जो फैक्ट है, ये प्रोबेबिलिटी हाईली क्रिएट कर देगा कि हाँ ऑफेंस इन्होंने ही किए है. So this is what we are making admissible under section 9. Suppose there is one document, उसको हम इंटरप्रेट कर रहे हैं और ये इमेजिन कीजिए कि लीज डीड है, बट इसमें क्लैरिटी में नहीं लिखा गया कि क्या ये परमानेंट लीज डीड है. तो वी आर ट्राइंग टू इंटरप्रेट द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज. क्या हुआ था कि सिमिलर ट्रांजैक्शंस बहुत सारी उस टाइम पे लीज डीड जो है वो हमने एग्जीक्यूट की बहुत सारी, और वो सारी लीज डीड जो थी वो परमानेंट लीज थी डिफरेंट प्रॉपर्टीज की. तो हाई प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि ये वाली जो लीज जो हमारे डिस्प्यूट में आ रही है, वहां पे भी पार्टीज की इंटेंशन एक परमानेंट लीज क्रिएट करने की है. तो दिस इज व्हाट वी आर मेकिंग रेलेवेंट अंडर सेक्शन 9. क्योंकि क्या होता है कि जब हम सेक्शन 9 पढ़ते हैं, हमारा कॉन्सेंट्रेशन हमेशा वो प्ली ऑफ एलिबाई के ऊपर ही आता है, बट इट इज जस्ट वन पार्ट ऑफ सेक्शन 9. इसके अलावा बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं जो इस तरीके से हम सेक्शन 9 के अंदर रेलेवेंट करते हैं. I'm hoping this is clear. Section 10 is pretty easy. Facts tending to enable the court to determine amount they are relevant in suit for damages. इसके ऊपर ज्यादा हम डिस्कशन नहीं करेंगे. तो जब कोर्ट ने डैमेजेस अवॉर्ड करने होते हैं, तो जो भी फैक्ट्स लगेंगे इन ऑर्डर टू डिसाइड कि डैमेजेस कितने होने चाहिए, कम होने चाहिए, ज्यादा होने चाहिए, वो सारे के सारे फैक्ट्स रेलेवेंट होते हैं. दिस इज गिवन अंडर सेक्शन 10. तो अगर आप थोड़ा सा देखो जितने भी हमने अभी प्रोविजंस किए हैं, सेक्शन 4 to 9 जो है बेसिकली ये डिफाइन करता है कि रेलेवेंसी होती क्या है. ठीक है, और अगर आप सेक्शन 10 ऑनवर्ड्स देखना शुरू कर दोगे टिल सेक्शन 50, तो आप समझेंगे कि ये सारी ना अब डिफरेंट इलस्ट्रेशंस हैं या इंस्टांसेस हैं कि क्या रेलेवेंट होता है क्या नहीं होता. ठीक है, देन वी हैव सेक्शन 11. Section 11 again simple. Facts relevant when right or custom is in question. Again बहुत wider scope है यहाँ पे. Public right, general right, private right सारे cover होते हैं. Public right we understand that is something that is available to everyone. General might be available to certain group of persons. Private between two parties. ठीक है. So let's see facts relevant when right or custom is in question. Where the question is as to the existence of any right or custom, the following facts are relevant. ठीक है, तो फॉलोइंग फैक्ट्स रिलेवेंट कौन से होंगे आपके? नंबर 1, एनी ट्रांजैक्शन बाय विच द राइट और कस्टम इन क्वेश्चन वाज क्रिएटेड. तो इसमें दो चीजें रेलेवेंट हैं. या तो कोई भी आपने डीड बनाई हुई है, कोई भी ट्रांजैक्शन हुई थी पार्टीज के बीच में जिसमें वो राइट की बात की गई थी, या डिनाई किया गया था, या असर्ट किया गया था, या मॉडिफाई किया गया था, आपको दिया गया था, क्रिएट किया गया था, क्लेम किया गया था, तो वो सारी रिकॉग्नाइज किया गया था, तो वो सारे फैक्ट्स रेलेवेंट होते हैं. और विच वाज इनकंसिस्टेंट विद इट्स एग्जिस्टेंस, दोनों तरफ. या कुछ पर्टिकुलर इंस्टांसेस, वो सिचुएशंस भी आप एग्जाम्पल के तौर पे दे सकते हैं कोर्ट को कि देखो मैंने इस पर्टिकुलर पॉइंट पे भी ये राइट एक्सरसाइज किया था, सो दिस राइट बिलोंग्स टू मी. तो वो आप इंस्टांसेस को भी जो है वो एज रेलेवेंट बना सकते हैं, कोर्ट में एडमिसिबल है.
in which the right or custom was claimed, recognized, or exercised, or in which its exercise was disputed, asserted, or departed from. Let's see the illustration. Simple है ये. The question is whether A has a right to fishery. तो एक deed है, एक writing है जिसने fishery का right दिया है A के ancestors को. A mortgage of the fishery by A's father, a subsequent grant of the fishery by A's father, irreconcilable with the mortgage, particular instances in which A's father exercised the right or in which the exercise of the right was stopped by A's neighbor, they are relevant facts. तो कुछ डॉक्यूमेंट्स, डीड्स, राइटिंग्स, ट्रांजैक्शंस जो ही हैं पार्टीज के बीच में, या एक पर्टिकुलर फैक्चुअल सिचुएशंस जो पास में हो रखी हैं, वो भी आप रेलेवेंट कर सकते हैं सेक्शन 11 के अंदर. ठीक है. So this section is wider. It applies to all kind of right. जब हम मैं right की बात कर रही हूँ तो that doesn't mean right to property. Ownership का right भी हो सकता है, limited right भी हो सकता है. So एक अगर टेनेंट ने अपना राइट एस्टैब्लिश करना है, वो भी सेक्शन 11 के अंदर ये वाले फैक्ट को एडमिट करा सकता है. ठीक है. सिंपल. क्या एक जजमेंट इंस्टेंस हो सकता है? रेलेवेंसी ऑफ जजमेंट्स. ठीक है. इसके अंदर एक लेट्स सी, इसमें देयर वाज वन केस, हम थोड़ा सा इसको डिस्कस कर सकते हैं कि एक मैटर के अंदर पहले अगर हमने मेंटेनेंस अवार्ड कर दी है एक किसी फैमिली मेंबर को, ठीक है, फिर दूसरे मैटर के अंदर अगर कोई भी दोबारा से उस प्रॉपर्टी को लेके जिसके ऊपर मेंटेनेंस हमने ग्रांट की थी, क्या वो रिलेवेंट हो सकता है? तो हम उसको एज अ इंस्टेंस की तरह यूज कर सकते हैं कि पहले भी इस प्रॉपर्टी के ऊपर जो है वो मेंटेनेंस दी गई है इन फैमिली मेंबर्स को, तो वो हम जजमेंट भी कोट कर सकते हैं एज वन इंस्टेंस वेयर maintenance was being provided to the family members of from this very property, अगर उस प्रॉपर्टी को लेके बाद में कोई भी और झगड़ा शुरू होता है. ठीक है. Now we are left with section 12, and then we have section 12, 13, and 14. So we'll be recording another session for this 12, 13, and 14, and then I'll start with admissions and confessions. All right, so let's end the session. I think more than enough for today. And before I leave, I will also be uploading videos, I think in a day or so. आपको notification मिल जाएगी. So basically, my one student has been selected in Rajasthan judiciary, and two more students has cleared Gujarat judiciary. So I just want to, have a word with them so that they can share their experiences. एंड आई एम होपफुल कि आप उनके एक्सपीरियंसेस से कुछ ना कुछ जो है वो लर्न जरूर करेंगे. सो यस, आई विल बी शेयरिंग दोज वीडियोज एज वेल, एंड कीप ऑन रिवाइजिंग BSA. थैंक यू सो मच एवरीवन. टेक केयर.